नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पिछले 3 दिनों से लखनऊ में हैं। वे लखनऊ में आखिर क्या कर रहे हैं, जानेंगे हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से। सर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी आपका। इस साल बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, अगले 6-7 महीने के अंदर हो सकता है। इस पूरे 4 साल के कार्यों के फीडबैक लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पिछले 3 दिनों से लखनऊ में है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ कई मंत्रियों से भी बात की। सर, आखिर लग रहा है कि जो फेरबदल की संभावनाएं हम जता रहे थे वो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, क्योंकि बीएल संतोष ने हर एक मंत्री से फीडबैक लिया, उसके बाद वो जाके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे, उसके बाद फैसला होगा, ये तो तय है। देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा क्या है कि डैमेज कंट्रोल की बात होने लगी है। चुनावी साल है, आप किसी को हटाएंगे तो भी विवाद होगा और नहीं हटाएंगे तो आपकी ज़मीन खिसक रही है। इसलिए कोई बीच का रास्ता निकालने की योजना हो रही है। मुझे लगता था जिस तरह से बीच में ये बात चल रही थी कि साहब किसी ना किसी को बदला जाएगा और ये होगा, तो इसलिए बदलने के मूड में भी सरकार हाईकमान नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं एक बहुत गोपनीय तरीके से कुछ सर्वे हुआ था, हाईकमान ने कराया था। उस हाईकमान के सर्वे में ये बात आई कि आज अगर चुनाव करा लिए जाएँ तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब है और 100 सीटें नहीं जीत पाएगी। उसके बाद 15 दिन से ही ये बैठकों का दौर दिल्ली से शुरू हुआ। लखनऊ के बाद दिल्ली, पहले दिल्ली हुआ, दिल्ली के बाद फिर लखनऊ पे अब गेंद आ गई है। आरएसएस के भी जो प्रमुख नेता थे वो भी अभी बीच में पिछले हफ्ते लखनऊ में रहे। उसके बाद अब संगठन के बड़े प्रभारी मंत्री वहाँ पहुँचे हैं। तो सवाल ये हैगा कि जो 4 साल तक जो लोग दम घोटू की तरह बैठे थे, उनका दम घुट रहा था, आज जो बातचीत हुई है उसमें बहुत कुछ सामने निकल के आया है। उसमें ज़मीनी हकीकत क्या है इसका एहसास आज हाईकमान को कराया गया है, क्योंकि विधायकों से लेकर मंत्रियों तक ये बात शिकायत करते रहे कि साहब हमारे विधायक करते रहे कि बड़े मंत्री नहीं सुनते, मंत्री कहते रहे उससे बड़े मंत्री नहीं सुनते, मंत्रीगण कहते रहे कि अधिकारी नहीं सुनते। तो ये जहाँ पर अधिकारी जब नहीं सुनेंगे और काम नहीं होंगे तो जाहिर बात है कि असंतोष तो पैदा होगा। अब चुनावी साल है, 6 महीने बाद चुनाव की देखिए शुरू हो जाएगी। 6 महीने इसमें साल के रहेंगे, 2022 में चुनाव होना है। चर्चा चल रही थी कि जैसे बहुत कुछ बदलाव होने जाएगा, लेकिन 3 दिन पहले जो थोड़ी सी कहीं चर्चा हाई ऊपर बड़े लेवल पे बात हुई है तो उसमें यह आई है कि शायद जितने बड़े पैमाने पर हटाने की बात चल रही थी, क्योंकि कई बड़े मंत्रियों, वरिष्ठ मंत्री को हटाने की बात भी चल रही थी, तो उसको लोग ये होगा कि अगर कहीं उनको हटाया गया तो शायद कहीं स्थिति भयंकर ना हो जाए, कहीं दूसरी पार्टी में ना चले जाएं या कुछ और चीज़ें ना आ जाएं। तो उसको अब डैमेज कंट्रोल के रूप में मैं समझता हूँ इसको हमें देखना चाहिए। जी हाँ, डैमेज कंट्रोल के रूप में देख रहे थे। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री का बयान आया है केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात के बाद कहा है कि बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और जिस तरह से पिछली बार चुनाव लड़ा गया था उसी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। ये संकेत माना जा सकता है कि क्या पार्टी उन्हें फिर से संगठन की कमान उन्हें सौंप रही है। देखिए, अगर आप देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का 36 का आंकड़ा है मुख्यमंत्री जी से तो केशव प्रसाद मौर्य जी का ही है। वो आप देखिए कभी पहले जब मीटिंगें हुआ करती थी हमेशा आपने देखा होगा तो दोनों मुख्यमंत्री भी साथ होते, उप मुख्यमंत्री भी साथ होते थे, सॉरी। लेकिन 1-2 साल से आप देखिए कोई उप मुख्यमंत्री जो है माननीय मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी कई अलग से और जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन उसके भी फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूरियां हो गई। तो सबसे ज़्यादा जो है केशव प्रसाद मौर्य जी और माननीय मुख्यमंत्री की भी जो तनातनी थी, इसीलिए आज आप देखिए कि बीएल संतोष जी ने सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी से बात की, फिर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से बात की, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी बात करी।
तो चर्चा ये भी चल रही थी कि हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी संगठन की जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन अभी सब कुछ कयास है, क्योंकि ये था कि भाई लेकिन सर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस बैकग्राउंड नहीं, वो बसपा से नहीं वो है, लेकिन देखिए वो बसपा से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को चुनाव जिताया है और उन्होंने अपने कई लोग उनसे टिकट मांगे थे, उनको विधायक का चुनाव दिलाया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक नाम है, जाहिर है कि बसपा में रहे हैं, वो बड़े प्रभावशाली मंत्री रहे हैं, वो भी थोड़े से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराज़गी दूर करने के प्रयास किए गए कि अगर कहीं ना कहीं ये था कि भाई उनकी जो बात नहीं सुनी जा रही। तो मुझे लग रहा है कि अब जितने लोग नाराज़ हैं, ये संगठन चाहता है कि उनको मना लिया जाए। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बदलाव की स्थिति बन सकती है। जी हाँ, बदलाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन सर सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि बीएल संतोष के साथ जो बैठक हुई है उसमें कई मंत्रियों ने कोरोना काल के दौरान जो अव्यवस्थाएं फैली थी उसको लेकर एकदम मुखर तौर से अपनी बात रखी है। भाई जैसे अभी देखिए कहना बहुत जल्दबाजी होगा और ये अभी कोई हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो छन छन के खबरें आई हैं उसमें ये आई है कि बहुत कई नेताओं ने बहुत भड़ास निकाली है सरकार को लेके, सरकार के मुखिया को लेके और प्रशासनिक अफसरों को लेके। कई मंत्रियों ने जो है बहुत ज़्यादा कहा है कि हमारी नहीं सुनी गई, हम कहते रहे, ना अधिकारी सुनता हमारी, ना मुखिया सुनते हैं। ये चीज़ें आई हैं निकलने के बाद। लेकिन अब इसमें देखिए कि उन्होंने बीएल संतोष जी ने सुन लिया, बाद में मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो उसमें कहाँ सच्चाई है, कितनी सच्चाई हो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि आज वाली मीटिंग में बहुत भड़ास निकाली गई है और लोग इन्होंने बहुत खुल के बात रखी है अपनी, और उन्हें खुल के बात रखने का कारण यही है कि उनको लगता है कि जिस तरह की हालात चल रहे हैं अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर शायद ज़मीनी हकीकत जो हैगी उसी हिसाब से कहीं जो सर्वे में रिपोर्ट आई है कहीं ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए। जी हाँ, जो सर्वे में रिपोर्ट आई है वो ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए, इसके लिए बीएल संतोष मशक्कत कर रहे हैं। सर आज एक खबर आई है कि जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, कहते हैं कि वो सामने गेट से नहीं आए बल्कि मीटिंग करके पीछे से ही निकल गए। कुछ ऐसा लग रहा है कि इस समय मंत्री सारे वो भी डरे हुए हैं, वो भी सोच रहे हैं कि कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। देखिए असल में है क्या कि कुछ मंत्रियों की वजह से सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईमानदार हैं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। उनके ऊपर एक भी आरोप तो भ्रष्टाचार का नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब तक की जिस तरह की तस्वीरें पहले हम देखते रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री का दामन बिल्कुल बेदाग है, उन पर कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन उनकी सरकार पे कई तरह के, उनकी सरकार के मंत्रियों पे, अफसरों पे कई तरह के आरोप लगे हैं। जाहिर है कि उन मंत्रियों को जो फिक्र हो रही होगी, क्योंकि कुछ के आरोप खुल भी गए हैं और उन पे गाज भी गिर सकती है। जैसे मुझे किसी ने बताया, एक हैं बहुत ज़्यादा, कि अगर मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है तो जिसमें बताया गया है कि उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, सिद्धार्थ नाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह, उपेंद्र तिवारी, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, नंद गोपाल नंदी, महेंद्र सिंह, स्वाति सिंह, सतीश महाना, ब्रजेश पाठक और श्रीकांत शर्मा, ये नाम हैं। इन नामों पर विचार बहुत चल रहा था कि भाई कहीं ना कहीं हमें इनको साइड लाइन किया जाए। लेकिन अब ये जो आज देखिए सतीश जो हैं, सतीश शर्मा वो रहेंगे, नहीं जो बिजली मंत्री हैं हमारे, वो भी मिले हैं आज उनसे, उन्होंने अपनी बात रखी है, क्योंकि उनके बीच भी कहीं ना कहीं, और श्रीकांत शर्मा के बीच भी और कहीं ना कहीं ऑफिसर्स के बीच में भी बहुत कुछ चल रहा था। तो मुझे लगता है कि अब शायद डैमेज कंट्रोल होकर मामले को किया जा सकता है कि थोड़ा शांत हो जाए। सर जो हम योगी आदित्यनाथ की राजनीति पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि वो इस तरह के सिचुएशंस में बहुत अच्छे उभर के निकलते, क्या अब जो वर्तमान स्थिति या इस जो रिपोर्ट आ रही है कि उनके खिलाफ कुछ माहौल बन रहा है, तो क्या वो सारे उसमें उभर कर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए योगी जी को हटाना बहुत आसान नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर नकेल लगाई है। कम से कम ये है कि जितना पहले की स्थिति थी वो नहीं हो पाई है, और योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल हटाना आसान नहीं है। मुझे लगता है हाईकमान शायद उनको हटाएगा भी नहीं, ऐसा कोई विचार भी नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात को होगा कि जो नाराज़गियाँ हैं वो दूर की जाएँ, और 6 महीने में इस जो जितने भी नाराज़ लोग हैं उनको कम से कम इतना भाव दिया जाए ताकि उनकी नाराज़गी दूर जाए, उनके रुके हुए काम हो जाएँ, क्षेत्र में उनके काम हो जाएँ, अफसर उनके सुने। इसलिए क्योंकि अफसरों का क्या है भट्टाचार्य जी कि अब 6 महीने चुनाव रह गए,
उनको पता होता है कि क्या हवा है, वो हवा के साथ चलते हैं। पंचायत चुनाव के बाद बहुत से अधिकारियों की जो है वो आस्थाएं बदल रही हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं इसका भी मैसेज आ रहा है। जी हाँ सर, आपकी बात में इसलिए दम है क्योंकि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह के बाद ही एक ऐसा नेता है जिनके पूरे भारत में एक अपील है। कहीं भी चुनाव होता है, चाहे हैदराबाद में चुनाव हो, चाहे केरल में चुनाव हो, तो योगी जी की डिमांड रहती है। इसलिए बीजेपी जो नेतृत्व है उसको अगर योगी जी को हटाना है तो बहुत मुश्किल है। ना बिल्कुल ही असंभव है। मैं नहीं समझता कि उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड मॉडल इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, उनका एक बड़ा कद है। तो बिना मुख्यमंत्री के जब नहीं थे तब भी उनका एक बड़ा कद था। तो मुझे लगता नहीं कि ये सब तो बेकार की बातें हैं कि उनको कोई शायद हटाया जाए या उत्तराखंड मॉडल अपनाया जाए। कुछ नहीं है। मुझे यूपी का जो 2022 का चुनाव है वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जी हाँ, हमारे प्रधान संपादक जी का मानना है कि 2022 विधानसभा चुनाव बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष इस समय कर क्या रहा है? मायावती क्या कर रहे हैं? मायावती का एक भी बयान हालिया दिनों में नहीं आया, जबकि आज अखिलेश यादव का एक बयान आया कि जो बीजेपी में जो कुछ भी हो रहा है वो जो नाकामी है उनको छिपाने के लिए एक कहानी गढ़ी जा रही है। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां हैं बसपा नेता की हमारी, और सभी को पता है कि क्या मजबूरियां हैं, वो इसलिए खामोश हैं। और लेकिन जब भी मौका आता है वो बोलती हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी पंचायत चुनाव के बाद काफ़ी उत्साह में हैं। उनको लग रहा है कि शायद माहौल उनके पक्ष में है, तो इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से उनको भी सड़क पे आना चाहिए था या विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए थी, वो भी इससे नहीं निभा पाए। कोरोना में भी देखिए आप, उनकी कोई पार्टी का जितना बड़ा संगठन उनका हैगा, कोई संगठन का व्यक्ति कोरोना में किसी की मरीज़ की तीमारदारी को भी नहीं आया। क्या हर चीज़ सरकार पे है? ये बात सही है कि हर चीज़ सरकार की, लेकिन आप विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी है। संगठन के लोग अगर आते बाहर, वो भी आके अगर मरीजों की मदद करते तो लोग लगता। मैंने किसी जगह देखा कि लोग खुद कह रहे थे कि आप सरकार को छोड़िए, आज विपक्ष कहाँ है? एक व्यक्ति आके नहीं मालूम कर रहा है। राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। एक खबर हापुड़ से आई है कि हापुड़ जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने सर हाथ मिलाया है। क्या यह हम 2022 के प्रदेश के परिदृश्य में इस तरह का सोच सकते हैं? ना, बिल्कुल। देखिए, तय है और बिल्कुल ये बात तय है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का 2022 में 100% गठबंधन होगा। सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। माननीय अजीत सिंह के बाद तो और बहुत सहानुभूति जो है जयंत चौधरी जी के साथ लोगों की हो गई है। और जयंत चौधरी एक बहुत अच्छा एक युवा नेता हैं, और उनमें लोग जो हैं पुराने जितने भी नेता हैं, किसान नेता हैं या जो रालों से जुड़े लोग थे, उसमें दादा की छवि उनको देखते हैं, उनको दादा की शक्ल देखते हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल तय कर लिया, राष्ट्रीय लोकदल ने भी तय कर लिया है कि वो 2022 का चुनाव बिल्कुल गठबंधन से ही लड़ेंगे। जी हाँ, 2022 का चुनाव विपक्ष समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो वो गठबंधन करके ही लड़ेंगे, जैसा कि हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी ने कहा। तो आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त हमारे स्टूडियो से। नमस्कार। नमस्कार।